हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। राहुल नाम तो आपने सुना ही होगा। पार्ट 5 हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका रहेगा आई दृष्टि करंट अफेयर ईयरली मैगजीन का। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल अफेयर्स की। इसके पहले हमने नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स और उसके बाद हमने यहाँ पर इकोनॉमिक और आपके साइंस एंड टेक रिलेटेड करंट अफेयर्स पहले ही कर लिए हैं पिछले 4 वीडियोज़ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप प्लेलिस्ट में भी जाकर इन सारे पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली जो न्यूज़ आर्टिकल है वो रिलेटेड टू है आपका ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत। तो बेसिकली आपको सिंपल यहाँ पे ये पता रहना चाहिए कि ग्रीन इंडिया मिशन क्या है। ग्रीन इंडिया मिशन आपको देखने को मिलेगा कि 2008 में एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज करके एक प्लान आया था। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो पुराना था, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि 8 कोर मिशन है और उनमें से एक वन ऑफ दोज 8 कोर मिशन जो है वो आपका था ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन इंडिया मिशन वो इज नथिंग बट वन ऑफ द कोर मिशन अंडर योर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसी से रिलेटेड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी होता है, जो यूपीपीसीएस के 2023 के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आपको ग्रीन इंडिया मिशन को रिलेट करना है, समझना है। और ग्रीन इंडिया मिशन जो है इसको रिवाइज किया गया है रिसेंटली 17 जून 2025 को। डेट्स इन न्यूज़ जो रहती हैं और डेट्स जो रहती हैं उनकी थीम्स वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। तो 17 जून को क्या होता है, 17 जून को आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड डे होता है किसका, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये चीज़ यहाँ पे आपको 17 जून को देखने को मिलेगी। की हाईलाइट्स क्या हैं, की हाईलाइट्स में यहाँ पे बात सिंपली ये रखनी है याद कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके एस्टिमेट्स के हिसाब से इंडिया कोड अचीव अ कार्बन सिंक ऑफ 3.39 बिलियन टन। ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये समझना है कि रिवाइज हुआ है रिसेंटली ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू योर ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। तो ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है ये किसकी रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है 2024 की। ये रिपोर्ट आपकी है यूएस बेस्ड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इस तरह से आपको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच को यहाँ रिलेट करना है। जनरली क्या होता है, जब भी हम फॉरेस्ट और इस तरह से जब भी फूड एंड एग्रीकल्चर वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एफएओ का रोल काफ़ी रहता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जनरली जो फॉरेस्ट रिलेटेड जो जैसे आपको कोई पूछे ग्लोबल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसकी है, तो उन चीज़ों पे आपको एफएओ दिखेगा, बट यहाँ पे फॉरेस्ट वॉच की बात है तो यहाँ पे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, याद रखना। स्टेट वर्ड लग जाता है तो जनरली जो सुप्रीम ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है जनरली। तो जब भी जैसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट रिपोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट की जो सुप्रीम बॉडी है वो क्या है, WMO वगैरह पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको स्टेट वर्ड को पकड़ के बहुत बार आप चीज़ों को एजुकेशनली गैस कर सकते हो। ठीक है, वो तुक्का होता है बट वो एजुकेशनल तुक्का होता है, तो वो इस तरह से आप लगा सकते हो। आप यहाँ पे बस इसको याद रखना कि ग्लोबल फॉरेस्ट जो वॉच रिपोर्ट है ये WRI की है। ठीक, इसके अलावा की हाईलाइट्स क्या है कि इंडिया ने 18,200 हेक्टेयर जो है प्राइमरी फॉरेस्ट 2024 में क्या किया है, इतना लूज किया है, कम किया है, खत्म हुआ है 18,200 हेक्टेयर का। मेंस के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बस इतना याद रखो रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है। और यही जो डेटा अगर 18,200 है, इसी को थोड़ा बड़ा कर दोगे तो 2.31 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे हो जाता है। डेटा अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसोर्स ये जो रिपोर्ट है ये कौन करता है ये आपको पता होनी चाहिए। और पैरेलल वर्ड में जो आपकी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो मैंने बता दी। ग्लोबल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कौन करता है, आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेप वगैरह से के साथ मिलकर। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपको स्टैटिक करंट की लिंक करते हुए, याद करते हुए चलना है। इसके अलावा यहाँ पे खीचन एंड मेनार एज द न्यू रामसर साइट। तो अब जो रामसर साइट्स का नंबर है वो हो गया है भाई 91, पहले ये हुआ था 89। अब रिसेंटली ये जून 2025 का लेटेस्ट डेटा है, जून 2025 में ये नंबर यहाँ पहुँच गया है। जो खीचन है ये आपकी फलोड़ी है, मेनार जो है वो आपका उदयपुर में है। तो ये जगहों के नाम है जिन जिलों पे ये है। फलोड़ी जो है, फलोड़ी भी यहीं पे आपको फुलेरा की तरह फलोड़ी है, फुलेरा तो अलग है। तो यहाँ पे फलोड़ी जो है वो राजस्थान में है, फलोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। सिमिलरली आपका जो मेनार है, तो जैसे मेवाड़ और मारवाड़ पढ़ते हो तो मेवाड़ इज नथिंग बट उदयपुर रीजन
रीजन, तो ऐसे ही मेवाड़ को ही समझ लो, इसको मेवाड़ मान लो मन में, यू विल बी एबल टू रिमेंबर कि मेवाड़ मतलब क्या होता है, उदयपुर वाला रीजन होता है, एंड दैट्स हाउ इट इज इन, मेनार इज इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जिले बस थोड़े बहुत आइडिया, और थोड़ा दोनों ही राजस्थान के हैं। इस तरह से आपने 89 से 91 रामसर साइट होते हुए अपनी आंखों के सामने देख ली। इसके अलावा मेजर रामसर साइट्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। सिंपली आपको पता ही है चीज़ें कि जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे आपको अलग अलग साइट्स देखने को मिलती हैं, बुलार लेक है, ये कि होकेरा है, और इस तरह से आपको डेटा यहाँ पे चीज़ों का पता ही है। तो इनमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके लिए मैं अलग से एक निमोनिक सीरीज़ शुरू करने की यहाँ पे सोच रहा हूँ। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि निमोनिक सीरीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से निमोनिक बना के मैं अलग अलग चीज़ें आपको याद कराता हुआ वहाँ पर नज़र आता हूँ, और बार बार रिकॉल करा के उनको, मतलब अगर ऐसा मुझे लगता है कि याद हो जाता है। अगर आपको सच में हो जाता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज जहाँ पे 9 PM निमोनिक्स, मैंने उसका नाम भी सोच लिया है, बट मैं शुरू तभी करूँगा जब मेरे को कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। 9 PM निमोनिक्स नाम से डेली एक वीडियो विद रिस्पेक्ट टू योर निमोनिक्स इन योर फॉर योर एग्जामिनेशन। और वो निमोनिक्स वो होंगे जो सिर्फ यूपीपीसीएस में जिस टाइप की चीज़ें आती हैं, जैसे थीम से याद करने को आ गई, थीम्स पे क्वेश्चन आ गए, या डेट्स पे क्वेश्चन आ गए, या ईयर ऑफ लॉन्च जो होता है उस पर क्वेश्चन आ गए। अगर आपने नेशनल अफेयर का वीडियो देखा हो, मैंने वहाँ पे एक पूरा ईयर ऑफ लॉन्च में 2015 की सारी स्कीम्स बताई थी, तो कुछ रिस्पॉन्स थे उससे रिलेटेड के ऐसा वीडियो लाना चाहिए। तो आप कमेंट में बताइए, उसके हिसाब से मैं ये करूँगा, तो तब रामसर साइट्स वगैरह वहाँ पे याद कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसको अलग से आप पढ़ सकते हो, इसमें डिटेल में यहाँ नहीं जाएंगे। रामसर साइट इन इंडिया, आपको इंडिया ने ज्वाइन किया था इस चीज़ को 1982 में। इंडिया में अभी अगर नंबर वाइज देखोगे, जो डेटा गेम देखोगे, तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि जो सबसे ज़्यादा है रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है, फॉलोड बाय यूपी में 10 हैं। यूपी पीसीएस मेंस 2024 में मेंस में ये क्वेश्चन आ गया था कि यूपी में जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करो, एलेबोरेट करो। तो इस तरह का प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन GS 6 में ये पूछा गया था रामसर साइट्स के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक होता है क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स। दो होते हैं, मैं एक साथ दोनों को बताता हूँ और यहाँ पर भी बताऊँगा। क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, हर साल इनकी नाम आते रहते हैं न्यूज़ में। अब देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसकी बात कर लेते हैं। जर्मन वॉच करता है, और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो यहाँ पे एक तरह से तीन चीज़ें हो गई, एक तो जर्मन वॉच, ठीक है, याद हो जाएगा। इसके अलावा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन, ठीक है, कैन और NCI, ठीक है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कैन, ठीक है। तो जर्मन कैन NC, ठीक है, जर्मन कैन NCI, और ऐसे करके जर्मन कैन डांस, तो डांस को हिंदी में बोलते हैं नाचना, तो ठीक है, जर्मन कैन NCI, ठीक है, कुछ भी कर लो, बट वैसे ही डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क याद कर लो, और फिर जो नेटवर्क का N से खत्म हुआ वहीं पर CI लगा दो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड के कैन CI, जर्मन कैन CI, ठीक है। तो CI जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जर्मन कैन डू दिस थिंग, और इस तरह से कैन CI NCI को हो गया न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। ऐसे ही जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स होता है, क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स, उसमें इन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन कम हो जाती हैं, वहाँ सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। कॉमेंट सेक्शन में आप ये भी बताओगे कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स को पब्लिश करती है, ठीक। तो बस ये याद रखना कि जब परफॉर्म, और ट्रिक के ऐसे याद रखोगे कि 3 किस्में और 1 किस्में है, तो जब आप परफॉर्म कर रहे होगे तो आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े होंगे, तो इसलिए यहाँ 3 ऑर्गेनाइजेशन ला रही हैं। कौन कौन ला रही हैं? जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और नेशनल ये जो आपका न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है। लेकिन जब आप रिस्क में होगे तब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो ऐसे आप क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि रिस्क में अकेली है, परफॉर्मेंस में 3 है। 3 वाली है मैंने जर्मन कैन डांस, है ना, ठीक है, और आगे का आपको पता है, ठीक है, पप्पू कैन डांस, जर्मन कैन डांस। तो इस तरह से यू कैन रिलेट, ठीक है। और कैन डांस में कैन CI कर देना और CI का ऐसे याद कर लेना। इंडिया की रैंक यहाँ पे 10th आई है, और इट एवेल्युएट्स 63 कंट्रीज इन एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये सारा 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन है, इंडिया रैंक 10 है। और यहाँ पे इसके क्राइटेरिया देखो, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में 3 ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, और हमने जर्मन कैन CI देख लिया। अब ये सब हो गई, डांस की बात हो गई। तो जब डांस होगा तो क्या होगा, जर्क होगा। जर्क मतलब क्या होता है, झटका, जो जैसे बॉल होती है, बॉलिंग करते हैं तो जर्क अलाउ नहीं होता है, हाथ घुमा के बॉल फेंकनी पड़ती है। तो यहाँ पे जर्क है। जर्क का मतलब क्या है, देखो
ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गया। जी फॉर GHG एमिशन, ठीक है, इसका कितना इसका मतलब असेसमेंट कैटेगरी कितनी है 40%। ई फॉर आपका एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ई फॉर आपका एनर्जी यूज एंड आर फॉर आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड सी फॉर हो जाएगा क्लाइमेट पॉलिसी, ठीक है। तो जर्क में जी फॉर आपका GHG एमिशन, ई फॉर एनर्जी यूज, आर फॉर आपका रिन्यूएबल एनर्जी एंड देन आपका सी फॉर क्लाइमेट पॉलिसी, ऐसे करके 4 कैटेगरीज में 14 इंडिकेटर्स हैं। ये कैटेगरीज GERC याद रखना, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, कैटेगरीज पूछ सकता है कि इनमें से दिए गए में से कौन सा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जर्क याद रखोगे तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेट द राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर, जो भी आंसर होगा वो आप एलिमिनेट करके फाइंड आउट कर पाओगे। इसके अलावा एक इसमें खास बात ये भी है, जर्क याद कर लिया। अब एक खास बात ये कि इसकी टॉप 3 जब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस की बात आएगी तो किसी को रैंक 1 दे दोगे तो बहुत हतोत्साहित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि भाई मतलब समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा मैंने तीर मार लिए। तो इस वजह से इसकी 1, 2 और 3 ये पोजीशन हमेशा खाली छोड़ी जाती हैं। 4, 5, 6 में यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ की जाती है। और लोवेस्ट रैंक ईरान की है, ठीक। तो इस तरह से आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खाली रहती हैं इस वाले रिपोर्ट में। इसके अलावा WMO का ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, तो कोई भी देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, क्लाइमेट मेजरमेंट से रिलेटेड, है ना, इस तरह से क्लाइमेट चेंज का डेटा वगैरह ये सब चीज़ें, या क्लाइमेट का डेटा कितना बढ़ गया नहीं बढ़ गया, ये सारा डेटा जो है ना, जब इंटर गवर्नमेंटल मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है इस फील्ड की वो WMO है। तो कभी भी इस तरीके की चीज़ें आती हैं, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट हो जाए या कोई भी क्लाइमेट चेंज अपडेट, क्लाइमेट का डेटा, तो ऑथेंटिक और जो मेन ऑफिशियल डेटा होगा वो WMO का होगा, और उसी ने ये चीज़ रिलीज करी है WMO का ग्लोबल एनुअल 2 डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। तो यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ों का अपडेट यहाँ पे दिया है। तो एवरेज क्लाइमेट जो है, देयर इज ए 70% चांस कि एवरेज क्लाइमेट जो है ना 25 से 29 वाले टाइम में 1.5 डिग्री को क्रॉस कर जाए, ऐसा इन्होंने बोला। तो अगर जो आजकल स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट पूछ दिए, तो एक स्टेटमेंट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही आ जाएगा कि इट इज़ पब्लिश्ड बाय WMO, और एक उसमें उसका आउटकम आएगा। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अच्छा फील कराने के लिए याद करा दूँ कि WMO ने ये किया है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ 2 स्टेटमेंट आ गए और फिर बाद में मैं कहूँ कि मैंने तो बता दिया था WMO है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट नहीं पता है तो आंसर कैसे निकालोगे। सो दैट्स वाई यू नीड टू रिमेंबर एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा भी। 70% वाली चीज़ ये याद रखिएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 80 वाली भी एक डिटेल है कि 80% चांस है कि एटलीस्ट 1 ऑफ द नेक्स्ट 5 years will exceed the 2024 as the warmest year। अभी तक क्या है, 2024 जो है वो वार्मेस्ट ईयर है, लेकिन इसने बोला देयर इज 80% चांस कि अगले 5 साल में कोई तो ऐसा साल आ जाएगा जो ये कह दे हो जाएगा कि हम जो है वो हम सबसे ज़्यादा क्या है वार्मेस्ट ईयर। लेकिन ये 80% क्या है, इसका तो 100% चांस हम ऑब्जर्वेशन से लगा सकते हैं। हर साल ऐसा हो रहा है कि हर साल आने वाला साल सबसे गर्म साल हो जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इन्होंने सिर्फ 80% बोला है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर 70 and 80 का आंकड़ा विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट। इसके अलावा सागर माथा संवाद, अगर ये सिर्फ नाम पढ़ने में आ जाए सागर माथा, तो यू विल बी एबल टू रिलेट दिस थिंग कि सागर माथा इज इन नेपाल, काठमांडू नेपाल में है, और ये हुआ भी यहीं पर है सागर माथा संवाद। ये एक माउंटेन रेंज है सागर माथा, हिमालय का ही पार्ट है। तो सागर माथा संवाद जो है कहाँ हुआ है, ये काठमांडू नेपाल में हुआ है। कौन यहाँ पे किसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, भूपेंद्र यादव जी। थोड़ा सा आपको नाम यहाँ कभी कभी ये चीज़ें भी आ जाती हैं तो आपको पता रहना चाहिए। थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। क्लाइमेट चेंज जो हर जगह का टॉपिक रहता है, माउंटेन एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ये सागर माथा संवाद में क्लाइमेट एक्शन वाली थीम थी, ठीक है। इसके अलावा साउथ एशिया अकाउंट्स फॉर 4% ऑफ द हिस्टोरिकल, ये वही जो एमिशन इनइक्वालिटी की बात है उसको यहाँ सबको रिआइट्रेट किया गया, और सारी चीज़ें वही रिआइट्रेशन वाली हैं कि ये वाली चीज़ वो वाली चीज़, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कौन गया था, भूपेंद्र यादव जी गए थे, और कहाँ हुई है, नेपाल में हुई है। थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन एंड ह्यूमैनिटी, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरह से आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। सागर में सम्मान, सागर में सम्मान क्या है, ये सागर में सम्मान SMS
ये एक पॉलिसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू क्रिएट द फ्यूचर रेडी जेंडर इक्विटेबल मैरीटाइम वर्कफोर्स। तो सागर में सम्मान, कौन सा वाला सम्मान, ठीक है, ये है जेंडर पैरिटी वर्कफोर्स में, जो मतलब इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम होता है एक, तो उसका सेलिब्रेशन करा जा रहा था। तो इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन इन मैरीटाइम, तो बोला गया सागर में सम्मान। सागर में सम्मान मतलब सागर में वीमेन पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में इक्विटेबल बराबर का सम्मान, बराबर का पार्टिसिपेशन आधी आबादी का। तो यहाँ पे है क्या, वीमेन इन मैरीटाइम लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो वीमेन जब मैरीटाइम में होंगी तो क्या होगा, लीडिंग एक तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि जो वहाँ पे वीमेन इक्वालिटी आएगी, अपार्ट फ्रॉम दैट सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। सो ऐसा करके है, ठीक। इसके अलावा इसका मतलब एक रेशनल भी है कि डबलिन प्रिंसिपल्स होते हैं वाटर मैनेजमेंट के, डबलिन प्रिंसिपल, वहाँ पे यही बोला गया है कि वाटर एक तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच की ज़रूरत है और वीमेन का यहाँ पे फोकस और पार्टिसिपेशन जरूरी है इन सो फार एज द कंजर्वेशन एक्सेट्राज आर कंसर्न, ठीक है। क्योंकि जो डील करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में वो वीमेन ज़्यादा करती हैं, जो हाउस होल्ड एक्टिविटी और ये सब के चक्कर में। तो दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल के वीमेन इज़ इक्वल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरह से देखा जाता है, आप मेंस वगैरह में इनको यूज़ कर सकते हो। वीमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर तो 341 थी 2014 में, ठीक है, अब वो 2500 इतना हो गया, 649%। तो सागर में सम्मान कहीं ना कहीं हम देख कर भी रहे हैं ऑलरेडी। हमारा जो नंबर है वो देखो 649% राइज हुआ है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सागर में सम्मान किससे रिलेटेड है, इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन मैरीटाइम से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, और ये आपका लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन ये थीम थी। इसके अलावा 16th एशियाटिक लॉइन सेंसस, तो लॉइन सेंसस किसने करवाया, अब ये थोड़ा सा यहाँ कैच है। कैच ये है कि लॉइन सेंसस अनाउंस्ड बाई चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है गुजरात गिर फॉरेस्ट जो है वहाँ पे होगा, और यहाँ पर 891 जो है वो नंबर निकल के आया, और ये किया किसने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। अब आप कहोगे कि यार लॉइन सेंसस हो रहा है तो ये NTCA क्यों नहीं करा रहा, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों कर रहा है, और ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, ये गुजरात के CM क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है गिर फॉरेस्ट में ही सारे जो हमारे एशियाटिक लॉइन है वो सिर्फ गिर फॉरेस्ट में ही, एंड दैट्स वाई गिर फॉरेस्ट इज इन गुजरात, एंड दैट्स वाई वी हैव दिस काइंड ऑफ सिनेरियो। और 891 इज द नंबर, यू नीड टू रिमेंबर दिस नंबर, ठीक है, 8, 9 एंड देन 1, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ है। अब इसको देखो फैक्ट से याद ऐसे करोगे भूल जाओगे। देखो ऐसे सिंपल एक चीज़ याद रखो, एक दूसरा फैक्ट याद करने की कोशिश करो। जब वेद लिखे गए थे ना, तो वेद में क्या होता है, तो वहाँ पे जो पहला पार्ट है उसको बाद में किया गया, वेद में था, किस में था, किसी में ये चीज़ है कि 2 से लेके 9 तक चीज़ें हैं, और फिर 2 और फिर जो 1 है वो लास्ट में ऐड किया गया, ठीक है। 2 से लेके 6 तक है, फिर 7, 8, 9 और 1 ऐसे बाद में किया गया। तो ऐसा समझ लो कि हम एक ऑर्डर में जा रहे थे, 8, 9 एंड देन 1, ये नंबर सीरीज ऐसी है, ठीक है। ऐसे कुछ याद करने की कोशिश करो। मैं ये सब याद कराता हूँ पैरेलल में, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। अदरवाइज मैं भी यहाँ पे 1 घंटे और आधे घंटे में वीडियो कवर कर सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ, बट मेरा फोकस रहता है कि बताने के अलावा याद भी कराऊँ। ऐसा नहीं कि बस ये इसने किया है इतना इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको भी पता है, 1-2 टाइम के बाद सबको पता होता है। मेरा काम सिर्फ इतना नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी है कि जो है वो याद भी तो हो जाए, कि इंपॉर्टेंट तो बता दिया, लेकिन बंदे को बस आप वीडियो देखने आ रहे हो, आप इसलिए थोड़ी ना आ रहे हो कि इंपॉर्टेंट क्या है वो पता लग जाएगा मेरे वीडियो से। आप आ रहे हो कि वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें याद हो जाएं, पढ़ लें, समझ लें उनको। सो उस चक्कर में वीडियो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दिल से माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि आप बताते तो हो नहीं कि हेल्पफुल है नहीं है, तो इसको कमेंट में बता दिया करो थोड़ा, ताकि मुझे पता लग जाए मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इसके अलावा ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया किसका था, इंडियन कोस्ट गार्ड का था। ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका हेल्प किया प्रोटेक्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ओवर 6.8 ऑलिव रिडली टर्टल के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया। और कौन करेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, रूसीकुल्या उड़ीसा में ये चीज़ हुई थी। ऑपरेशन ओलिविया किसका है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि जो घायर माता वाइल्ड लाइफ मतलब कोई भी सेंचुरी करके, या इस तरह से वहाँ पे उड़ीसा में एक बॉडी भी चलती है जिसको CM हेड करते हैं इनके कंजर्वेशन वगैरह के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट में कंफ्यूज मत होना, इंडियन कोस्ट गार्ड याद रखना यहाँ पे, ठीक है, ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक। इसके अलावा जैसे गार्ड हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड अपने हाथ में ऐसा कुछ इमेजिन करो, ओलिव का ट्री, ओलिव और ऑयल वगैरह ऐसा कुछ रखते हैं, ठीक है, ताकि मतलब कुछ चीज़ के लिए, मतलब ऐसे कुछ इमेजिन करके याद करने की कोशिश कर लो। इसके अलावा ये तसराप चू, ठीक है, ये कंजर्वेशन रिजर्व है। शराब नहीं है, ये सराप है, ठीक है, सराप, टी साइलेंट मान लो, क्योंकि सो मोरीरी वगैरह में टी साइलेंट होता है, टी साइलेंट मान लिया।
सराप पढ़ लिया, ठीक है, सरापचू। अब जो ये सरापचू है ये कंजर्वेशन रिजर्व बना है स्पीति वैली में। स्पीति वैली आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है और इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है ये, ठीक है। इट इज़ नाउ द इंडियाज लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व एंड द 5th सच रिजर्व इन द स्टेट। 5वां रिजर्व हो गया है वाइल्ड, ये मतलब कंजर्वेशन रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट नहीं है 5वां स्टेट का है, ये उनके स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके हरियाणा का, नॉट हरियाणा, हिमाचल का जो PCS होगा। आपको बस इतना याद रखना है कि इट इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व। अब कमेंट में आप मुझे ये बताओ कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, लार्जेस्ट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, लार्जेस्ट आपका नेशनल पार्क कौन सा है और लार्जेस्ट आपका यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व कौन सा है। सब लार्जेस्ट आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे लार्जेस्ट किसकी बात हो रही है, कंजर्वेशन रिजर्व की। तो ये सरापचू जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है और ये कंजर्वेशन रिजर्व कौन से एक्ट में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था, तो ये सब डेटा बेसिक याद रखिएगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इकोलॉजिकल वैल्यू है इस वाले रीजन की। इसके बगल में किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके अलावा लुंगार लुंगपा करके यहाँ पे ईस्ट में है। ये ईस्ट वेस्ट वैसे तो नहीं आता बट आपको बस इतने कि यहाँ पे है। कब्जीमा नाला है साउथ में एंड चंदरताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वेस्ट में। तो चंदरताल, किब्बर, लुंगार लुंगमा और कब्जी नाला, तो नाला पे कब्जा कर लिया। एक तो ये किब्बर और चंद्रताल, ये सब आती रहती हैं एग्जाम में। किब्बर वाली UPSC में भी आई हुई है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ द ओनली वाइल्ड लाइफ, उस टाइम जब आया था तो ये जो आपका टेम्परेट और फॉरेस्ट और इस तरह से जो रहता है ना, स्नो जहाँ पे है और इस तरह से, तो टेम्परेट रीजन में ये कुछ है, मतलब वन ऑफ द प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ओनली, इस तरह से कुछ था। तो किब्बर पे डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC में आ चुका है एक पुराने ईयर्स में। तो इस तरह से किब्बर याद कर लिया, कब्जीमा नाला याद कर लिया, इसके अलावा चंदरताल और लुंगार लुंगपा, इस तरह से ये चीज़ें हैं एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके अलावा यहाँ पे उनम रिवर और आपका चरप रिवर जो अभी सराप, ये पड़ा सराप था, चरप रिवर है, ठीक है। इसके अलावा याला ग्लेशियर डिक्लेयर डेड। ये याला ग्लेशियर कहाँ पे है, आपका नेपाल में है। याला ग्लेशियर कहाँ पे है, नेपाल में है। ये हमने इंटरनेशनल अफेयर में भी पढ़ा था कि इसका जो 66% जो इस वेट, इसका जो सिस्टम था याला ग्लेशियर का, वो यहाँ पे मेल्ट हो गया है एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज द डेड ग्लेशियर नाउ, याला ग्लेशियर नेपाल। इसके अलावा आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव, ये आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव जो है इसमें 21 विनिंग आइडियाज़ इसमें यहाँ पे अनाउंस हुए आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव के तहत। आइडियाज़ फॉर लाइफ है क्या, ये डेडिकेटेड पोर्टल है। आइडियाज़ फॉर लाइफ जो है वो लॉन्च थ्रू अ डेडिकेटेड पोर्टल, यूनिसेफ का युवा पोर्टल है, यूनिसेफ का युवा पोर्टल है और उसके तहत आइडियाज़ फॉर लाइफ इनिशिएटिव करके लॉन्च हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो आइडियाज़ फॉर लाइफ यूनिसेफ से रिलेटेड है, युवा पोर्टल से। इसके अलावा कमिटमेंट टू ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन यहाँ पे अटेंड जो है वहाँ पे इसमें हेल्ड हुई, उसमें इन्होंने एड्रेस किया था, ठीक है। तो मेनली आपको बस इतना याद रखना है, ये हाई लेवल क्लाइमेट, ये जो हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ये कहाँ हुई है, तजाकिस्तान के दुशानबे में। दुशानबे कैपिटल कैसे याद करोगे, तजाकिस्तान। ताज है, जिसके पास ताज है उसको दुश्मन ले जा सकते हैं, ठीक है। ये सुदर्शन गुर्जर सर की ट्रिक है, मैंने यहाँ बता दी, ठीक है। तो तजाकिस्तान से यहाँ पे दुशानबे करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहीं पे क्या हुई है, ये ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की मीटिंग हुई है। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब गैस वर्क करोगे तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन को नॉर्वे, आइसलैंड और उस तरफ कहीं लगा दोगे, पोलर वाले रीजन में, या अंटार्कटिका ऑप्शन होगा उसको लगा दोगे, वो तो खैर नहीं लगाओगे, लेकिन पोलर रीजन में चांस ज़्यादा आएगा। बट ये तजिकिस्तान में दुशानबे में हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसके अलावा फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स, तो ये जो CCU क्या होता है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, ये जो कार्बन है उसको कैप्चर करते हैं, तो ब्लू कार्बन और आपके ब्लू कार्बन, और अगर टील जो कार्बन होता है तो और इस तरह से टील कार्बन बनता है, ब्लू कार्बन बनता है, जो फॉरेस्ट में कैप्चर होती है उसे ग्रीन कार्बन बनता है, तो इस तरह से होता है। तो अभी इसके हम इसके CCU के टेस्ट बेड बना रहे हैं और पहला क्लस्टर जो है इसका यहाँ पे देखने को मिला। DST ने अनवील्ड किया, मतलब पायोनियर नेशनल इनिशिएटिव 5 कार्बन कैप्चर टेस्ट बेड इन द सीमेंट सेक्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है और सिग्निफिकेंट स्टेप है NDC में, क्योंकि जब कार्बन कैप्चर और ये करते हो स्टोरेज, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलती है नेशनल डिटर्मिनेशन जो INDC के गोल हैं उनमें। और
क्लाइमेट और वगैरह के लिए अच्छा ही है। इसके अलावा भारत फोरकास्ट सिस्टम, ये आईएमडी ने बीएफएस के साथ मिलकर लॉन्च किया। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम, अगर यूपीपीसीएस मेंस 2024 का अभी का पेपर देखोगे, यू विल फाइंड के वहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग पे क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। क्यों आया था? क्योंकि सिलेबस में भी वेदर फोरकास्टिंग डायरेक्टली दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे अगर आपको ये करंट अफेयर पता था तो वो वहाँ पे वैल्यू एडिशन कर देता कि भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है हम लेकर आए हैं। आईएमडी और भारत फोरकास्ट सिस्टम यहाँ पे आईएमडी ने अडॉप्ट किया है, सून अडॉप्ट करेगा, विल अडॉप्ट इट सून। आईएमडी क्या है? इंडिया में जो मेन बॉडी है इन सो फार एज द मेट्रोलॉजिकल डेटा एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा वाली चीज़ें यार कंसर्न। तो मैं यहाँ पे क्या हुआ है, देखो खास बात ये है कि जो अभी हमारा एग्जिस्टिंग वेदर मॉडल है ना, वो 12 × 12 किलोमीटर वाले पे चलता है, यानी 144 किलोमीटर स्क्वायर को ये 1 यूनिट कंसिडर करता है। और इसमें ये मानता है कि भाई टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन 144 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा, 12 किलोमीटर ऐसा होगा और 12 किलोमीटर ऐसा होगा स्क्वायर। और इसमें एरिया आप इमेजिन करोगे 2-2 किलोमीटर पे बारिश हो रही है ना, समझ रहे हो कि यहाँ हो रही है वहाँ नहीं हो रही। तो इस तरह से इस क्लाइमेट में अगर हम कह रहे हैं कि एक टेम्परेचर रहेगा, तो ये तो मतलब प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, और मतलब कॉमन सेंस है कि ये गलत आएगा डेटा। एंड दैट्स वाई वेदर फोरकास्टिंग इज द प्रॉब्लम। इस वजह से हम कह देते हैं कि हाँ इस वाले रीजन में बारिश की संभावना है, लेकिन 12 किलोमीटर तो यहीं खत्म। 12 किलोमीटर क्या, 2 किलोमीटर में बारिश हुई जा रही और इधर 10 किलोमीटर में नहीं हो रही, तो दैट इज द अनदर थिंग। बट वो हम नहीं बताते क्योंकि हम पूरे को एक कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये एरिया और स्मॉलर करने की जरूरत है। और दैट्स वाई हमारा जो रिसेंटली ये जो हमारा भारत वाला मॉडल है, इट इज गोइंग टू सपोर्ट 6 किलोमीटर × 6 किलोमीटर जो है, इसको यहाँ पे रिजोल्यूशन को कम करेगा। इनफैक्ट वेदर मॉडल्स हैव ऑल्सो बीन वर्किंग, और हम टाइम वर्किंग कर रहे हैं ताकि हम रिजोल्यूशन 3 × 1 किलोमीटर पे भी जा सकें। तो ये जितना छोटा होगा, जितने छोटे एरिया को हम 1 यूनिट कंसिडर करेंगे, वो उतना ज़्यादा वेदर फोरकास्टिंग अच्छा होगा। तो ये एक टेक्निकल डिटेल है जो आपको थोड़ी बहुत, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। प्रीलिम्स के लिए आपको बस ये रहना चाहिए याद कि जो नया वाला है वो 3, ये आपका 6 पे कर रहा है, पुराना वाला 12 पे कर रहा था। अगर दूसरा स्टेटमेंट बनाएगा तो ऐसे बना देगा, अदरवाइज इतना याद रखो, पहला स्टेटमेंट जो है वो यही आएगा कि भारत फोरकास्ट सिस्टम कौन करता है, आईएमडी करता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिमेंबर द थिंग्स। और करंट स्टेटस में जो हम अभी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम कर रहे हैं, और जो एडिशन में हम जीपीएस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सो फार एज द वेदर फोरकास्टिंग इज कंसर्न। इसके अलावा आपका ब्रिक एनवायरनमेंट मिनिस्टर समिट जो है वो यहाँ पे हुई थी, और इसमें ये ब्राज़ील में हुई थी। सीओपी यहाँ पे यूएन एंड द सीओपी, ये भी मतलब अलग अलग ये मीटिंग्स हैं, ठीक है। की हाईलाइट्स क्या है, न्यू प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च हुआ फॉर शेयरिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, और डेटा वगैरह यहाँ यूज़ सब छोड़ दो। CBDRC आपको पता ही है कि क्या चीज़ है। इसके अलावा इंडिया का पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन, ये इंडिया का पहला क्लाइमेट चेंज स्टेशन कहाँ बना है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। इंडिया का पहला फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज स्टेशन कहाँ है, उधमपुर, क्लाइमेट चेंज स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्लाइमेट स्टेशन नहीं बात कर रहे, क्लाइमेट चेंज स्टेशन उधमपुर में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये किसने किया था, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ में जितेंद्र सिंह का नाम हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, तो उन्हीं को यहाँ पे जब तुक्का मानना हो तो यू कैन गो अबाउट इट, कि ऐसे करके आप गैस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंडो स्विस जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट आइस क्रंच जो है वो यहाँ पे इसी से रिलेटेड है। मतलब इंडो स्विस का एक प्रोजेक्ट है आइस क्रंच क्या है, कोलैबोरेटिव स्टडी है बिटवीन इंडियन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स फ्रॉम ETH, मतलब जो ज्यूरिक है उनके साथ। तो इंडिया और स्विट्जरलैंड से रिलेटेड ये जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है आइस क्रंच। इंडिया का पहला ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर है, फर्स्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक का, इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये तमिलनाडु में यहाँ पे इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर 2026 में। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। और हमने पिछले वीडियो में एक देखा था कि जो 25 जो वहाँ पे ये जो रावत भाटा वाला राजस्थान वाला है, वहाँ पे एक यूनिट ऐड करी गई, वो थी आपकी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ये क्या है, ये आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो ये कमीशन होगा। और ये सेकेंड स्टेज जो हमारी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की है वो यहाँ पे दिखेगी हमें आती हुई। तो इस तरह से आपको पता रहना चाहिए। और NPCIL का यहाँ पे ऑपरेट करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और भारतीय भवानी जो है सिस्टम, भवानी के प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, डेवलप्ड बाई देम। इसके अलावा इंडियाज इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, ठीक है, ये इतनी है 8.18 गीगावाट,
ठीक है, और एक्सपेक्टेड कितना है 22.48 गीगावाट। ठीक, तो इस तरह से डेटा है ये मेंस वेंस का सब मिला के, बट यू नीड टू रिमेंबर बेसिक थिंग कि भवानी ने डेवलप किया है। ये है क्या, इंडियाज़ फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये सेकेंड स्टेज यहाँ पे अब हमें देखेगी बनते हुए नजर आएगी। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके अलावा आपका सीपीसीबी ने रिवाइज किया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक न्यू कैटेगरी जो इंडस्ट्री है, एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज जो होती हैं, उसकी न्यू कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी यहाँ पे सेक्टर आया है। अब अलग अलग सेक्टर होते हैं, ये याद रखना। ROG मतलब रोजी हो गया एक तरह से, रोजी, क्योंकि रोहित वाला, रोको वाला रो, एंड देन जी, तो रोजी यानी, या रोक कर लो या सीधा, रेड ऑरेंज ग्रीन एंड देन वाइट एंड ब्लू। ठीक है, वाइट ब्लू, रेड ऑरेंज ग्रीन वाइट ब्लू। ब्लू वाली है ये रिसेंटली ऐड हुई है। यहाँ पे मेनली किसकी बात हो रही है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की। तो इस वाले को ये बोला जा रहा है, ये सारी ना ये हैं कैंसी EES हैं। ठीक है, एंड ये ऊपर लिखा हुआ है एसेंशियल इन्वायरमेंटल सर्विसेज, उनको अलग अलग कैटेगरी में सीपीसीबी डिवाइड करता है। रेड में आपका सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, ये सब है, और ये इनका सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कैटेगरी ब्लू कैटेगरी ऐड हुई है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, यूनेस्को ने डेजिग्नेट की हैं 16 न्यू ग्लोबल जियो पार्क। ठीक है, और ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बस इतना है कि 229 16 नए करें हैं, 229 टोटल हो गए हैं, 50 कंट्रीज़ में है। वैसे इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का इसमें कुछ नहीं है। इंडिया का यहाँ पे, इंडिया में बहुत ग्लोबल मतलब ग्लोबल जियो पार्क अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जियो डाइवर्सिटी और जियोलॉजिकल मतलब रिसोर्सेज बहुत हैं, डाइवर्स जियोलॉजी है, बट इंडिया डज नॉट हैव एनी डिस्टिंग्विश्ड जियोलॉजिकल ग्लोबल जियो पार्क। ठीक है, ग्लोबल जियो पार्क अंडर यूनेस्को का है। ठीक है, तो यहाँ नहीं है। इसके अलावा ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की इंटेंसिटी के ऊपर ड्राफ्ट एक आया था ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी को लेकर। ये टारगेट रूल्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के, प्लेस इन कंप्लायंस, ये जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है उसके कंप्लायंस में ये वाले रूल आए हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मतलब एमिशन इंटेंसिटी को पता करने के लिए। ये मतलब मेनली ये पॉलिसी टारगेट कर रही है कि ये मतलब जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको कम करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कम करने का, और हमारी ये जो क्लाइमेट क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम है इसमें भी हम टारगेट कर रहे हैं कम करने का। तो उसी से रिलेटेड रूल्स वगैरह यहाँ पे आए थे जिसको हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क बहुत साल से इन द सेंस कि 4 डिकेड से ये पेंडिंग था कि भाई सिमलीपाल को नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन मिल जाए, बट वो नहीं मिल रहा था। तो अब रिसेंटली इसको मिला है। तो 107वां नेशनल पार्क यहाँ पे बन गया, और सेकेंड है उड़ीसा का। ठीक है, तो यहाँ पे भीतर करने के बाद अब सिमलीपाल जो है वो 107वां नेशनल पार्क इंडिया को बन गया है। ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा नाम तो आपने सुना ही होगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पहले से ही फेमस है, यहाँ पे नेशनल पार्क का भी एडिशन देखने को मिल गया। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्म, ये वाला नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इस पर भी मेंस 2024 में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है UPPCS के मेंस में। तो यहाँ पे क्या है, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग जो है उसके अंतर्गत बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो गाइडलाइंस, अंडर द गाइडलाइंस फाइनेंशियल असिस्टेंस 1 लाख जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इनको डेवलप करने के लिए, और ये 50,000 वगैरह ये सब उसकी डिटेल्स हैं। बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेशनल मिशन ऑन ये नेचुरल फार्मिंग के अंडर आपको ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर BRC के एस्टेब्लिशमेंट के लिए सरकार यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रही है। इसके अलावा ग्लोबल विंड रिपोर्ट, तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा पब्लिश की जाती है, और इसने बोला है कि कैपेसिटी विल ओनली मीट प्रोजेक्टेड विंड कैपेसिटी विल ओनली मीट 77% ऑफ द 2030 टारगेट। ठीक है, तो अगर हम इतना मतलब जितना इन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि विंड कैपेसिटी इतनी हो जाएगी और उतनी हो भी जाए तो भी हम सिर्फ इतने ही टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे जो 2030 के टारगेट हैं, अलग अलग SDGs हैं, और बाकी जो क्लाइमेट से रिलेटेड हमारा 1.5 डिग्री और 2 डिग्री का है ना। तो क्लाइमेट ये मेनली कह रहा है कि जो हमारा एम्बिशन है इन सो फार एज द ग्लोबल विंड कैपेबिलिटी, विंड एनर्जी कैपेबिलिटी वो कम है। ये यहाँ पे इसका क्रक्स है। ठीक है, और आपको बस इतना याद रखना है कि ये कौन पब्लिश करता है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे अब शुरू हो जा रही है, यहाँ पे फिर क्या है कि विंड पावर इंस्टॉलेशन 117 गीगावाट, और ये सब डिटेल्स आपको यहाँ इग्नोर करनी है। रीजनल परफॉर्मेंस में चाइना जो है 70% ऑफ द न्यू कैपेबिलिटी इन 2024 वो चाइना ने करी है। तो चाइना इज़ लीडिंग इन द ग्लोबल ये चीज़। और पोटेंशियल में ही अगर देखोगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पे देख लो कि इंडिया की जब बात करेंगे तो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लीडिंग पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट 2025 में क्या है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। गुजरात नंबर 1 है, कर्नाटका है, एंड देन तमिलनाडु है। तो गुजरात इज नंबर 1 इन सो फार एज द विंड एनर्जी, GKT। ठीक है, GKT
GKT, जैसे DKT का चैनल नहीं आता यूट्यूब पे DKT, ठीक है, वैसे ही GKT, ठीक है, GK जनरल नॉलेज होनी चाहिए एंड देन T, तो थोड़ा याद रखना है इसको। गुजरात कर्नाटका ये ऑफशोर विंड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल की बात है तो गुजरात है एस्टिमेटेड ऑफशोर पोटेंशियल जो है 36 गीगावाट का है और तमिलनाडु का दूसरे नंबर पे है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन में अभी जो है वो क्या है GKT, वैसे क्या है G और T, ठीक है, GT टू GKT, बस ऐसे कुछ याद कर लो, विंड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसकी यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन गया लेड बाई सुशील कुमार अवस्थी जी, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट और स्पेशल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री में। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे ये डेलीगेशन जाके अटेंड किया। क्या अटेंड किया यहाँ पे, क्या अटेंड किया जाके, यूनाइटेड नेशन जो फोरम ऑन फॉरेस्ट है उसकी मीटिंग को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रहनी चाहिए। इसके अलावा रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप, तो इंडिया हैज़ होस्टेड अ साइड इवेंट, यहाँ पे एक रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप करके भी इंडिया ने एक मीटिंग जो है वो होस्ट करी थी इन सो फार एज द फोरम ऑन फॉरेस्ट इज कंसर्न। तो यहाँ तो गए थे बट साथ में पैरेलल में ये वाली मीटिंग हुई थी और इंडिया ने ज्वाइन किया था वैल्यूइंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन नेशनल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, इस तरह की चीज़ को भी इंडिया ने यहाँ पे ज्वाइन किया था। आप इसको एक बार देख सकते हो कि पैरेलल में इंडिया ने ये चीज़ होस्ट करी एंड इंडिया ने ये चीज़ ज्वाइन करी। तो कहीं होस्ट कर रहे हैं, कहीं ज्वाइन कर रहे हैं। होस्ट क्या कर रहे हैं, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड फॉरेस्ट, और ज्वाइन इसको कर रहे हैं। स्नो लेपर्ड इन लद्दाख, तो लद्दाख आपको पता है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड होते हैं, ये आपको पता रखना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे स्टडी हुई है और लद्दाख जो है ना 47 इतना करता है। मेनली आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि लद्दाख की जब बात आती है तो इट इज़ मतलब लाइक जब स्नो लेपर्ड की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है, लद्दाख में 477 है, 2/3 ऑफ द कंट्री स्नो लेपर्ड जो है वो यहाँ है, टोटल 718 है। अब ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स। ऊपर हमने क्या देखा था, लायन के बारे में, लायन 891 है, 8-9 ऐसे समझो नंबर सीरीज लिख रहे थे, 8-9 के बाद 1 आ गया, इतने हैं। और यहाँ बात हो रही है इसकी, ये कितना है 718, ठीक है। तो बस इसमें 7-8 है लाइन से, ठीक है, यहाँ 8-9 है तो 7-8-9, ठीक। जब 8-9-1 कर दोगे तो हो जाएगा लायन का नंबर, और 7-8 के बीच में 1 लगा दोगे तो हो जाएगा आपका स्नो लेपर्ड का नंबर, ठीक। तो ऐसे अभी तो ये खेल लग रहा होगा बट ये ऐसे ही याद होगा, वरना कोई अलग से अलग नंबर थोड़ी ना याद करने वाले। 7-8-9 लिखा, ठीक है, अगर लास्ट में 1 लगा दिया या फिर यहाँ बीच में 1 एक के बाद, या तो लास्ट में 1 लगा दो या एक के बाद 1 लगा दो। यहाँ कर दिया तो स्नो लेपर्ड, आगे कर दिया तो आपका ये, ठीक, इस तरह से याद कर लो। इसके अलावा COP जो है BRS COP, BRS क्या है, ये वो वाली पार्टी नहीं है BRS तेलंगाना वाली, ये है आपका बेसल रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये अलग अलग कन्वेंशन है। बेसल कन्वेंशन अलग चीज़ के, मतलब बेसल कन्वेंशन जो है वो आपका वेस्ट वगैरह कवर करता है। रॉटरडैम जो है ये आपका एग्रीकल्चरल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब में जो केमिकल्स होते हैं उनको, उनके एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पे रोक लगाता है, मतलब उनको कुछ ना कुछ रेगुलेट करता है। बेसिकली दोनों प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना अमेरिका ने सारा वेस्ट इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया, इंडिया के रेगिस्तान में ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। बेसल ये रोकता है। रॉटरडैम में कोई भी हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड, ये चीज़ों का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पहले प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी पड़ती है जो कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो उससे। ये चीज़ बेसल रॉटरडैम की कहानी है। और स्टॉकहोम जो है वो बेसिकली POP के बारे में है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में है। तो इन चीज़ों की बातें हैं और ये एक साथ इनकी COPs हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जगह इंपॉर्टेंट होती है जेनेवा स्विट्जरलैंड, याद रखना। मेकिंग विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बेसल और रॉटरडैम केमिकल की बात करता है और बेसल जो है वो वेस्ट की बात करता है, स्टॉकहोम सब की बात करता है, जो भी परसिस्टेंट है एनवायरनमेंट में, जो ख़त्म नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेकिंग द विजिबल इनविजिबल और साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, ये विजिबल इनविजिबल वाली कहानी यहाँ पे याद रखनी है BRS के कॉन्टेक्स्ट में आपको, कि BRS ने विजिबल इनविजिबल वाला कुछ किया था, ठीक है। मिस्टर इंडिया वाली कहानी है, विजिबल जो है वो इनविजिबल हो जाता है। तो मिस्टर इंडिया, मिस्टर BRS इज ऑल्सो अ पार्टी इन योर तेलंगाना स्टेट। तो ऐसे BRS की जब भी बात आएगी तो यू कैन रिलेट लाइक दिस, मिस्टर BRS, मिस्टर इंडिया की जगह मिस्टर BRS कर दो। मिस्टर BRS का मतलब है विजिबल इनविजिबल की कहानी। इस तरह से याद करने की कोशिश कर लो। 2 साल में ये होती है मीटिंग। ये एक सेकंड स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि मीटिंग कितने बार होती है, 2 साल में होती है। और प्लास्टिक पॉल्यूशन के यहाँ पे टारगेट है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग द पॉल्यूशन होस्टेड बाय नॉर्वे।
तो इंडिया ने इस पर भी BRS के पैरेलल में मीटिंग एक प्लास्टिक पॉल्यूशन की भी इंडिया ने अटेंड करी थी, जिसको नॉर्वे ने होस्ट किया था। और इंडिया का जो स्टैंड था इस वाले चीज़ पे क्लोर पायरीफोस, इस पे इंडिया ने इसको अपोज किया। और इंडिया जनरली अपोज तभी करता है जब इंडिया की फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर पे इफेक्ट आता है। सो इस वजह से इंडिया ने इसकी लिस्टिंग को, अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात हो रही थी, तो इंडिया ने इसको अपोज किया है, क्लोर pyriphos. You just need to remember this. Okay, then India's wildlife conservation milestone, गिर नेशनल पार्क है। यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई है 7th, ठीक है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको पता है, इसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, तो इसकी मीटिंग कहाँ हुई है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिटेड दिस गिर नेशनल पार्क गुजरात में, क्योंकि यहीं पर मीटिंग हुई है, 7th मीटिंग हुई है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग गिर नेशनल पार्क गुजरात में ऐसे हुई है। और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ किसको देखता है, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर को, एलिफेंट को और स्नो लेपर्ड को। स्नो लेपर्ड कितने हैं, 7, 8 लिख के बीच में 1 लिख दो, और 8, 9 के आगे 1 लिख दो, तो क्या आ जाएगा आपका 7, 8, 9 लिखा, आगे 1 लिखा, तो आपका लायन हो गया, 1 यहाँ लिख दिया, स्नो लेपर्ड हो गया। इसके 2/3 जो है वो कहाँ है, लद्दाख में है। इस तरह से डेटा को रिलेट करने की चीज़ें करने की कोशिश करो। कि हाईलाइट्स क्या है यहाँ पे, मार्च 3 क्या है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक। अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, WWF मार्च 3, ठीक। याद करने की कोशिश कर लो याद इसको, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। इसकी मैं अलग से, अगर वही मैंने पहले बोला निमोनिक की अगर सीरीज चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं बिल्कुल याद कराऊंगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अलावा ये है, इसका थीम क्या था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस। देखो फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, ये तो मेन प्रॉब्लम रहती है, और फाइनेंस तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये वाली इसकी थीम थी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन दिस एंड दिस, ठीक है, पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है। और ऊपर हमने एक रिपोर्ट BRS की क्या पढ़ी थी, विजुअल इनविजिबल, BRS को मिस्टर BRS, मिस्टर इंडिया से याद कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से याद करने की कोशिश करो और याद कर ही लो, ठीक। इसके अलावा पैसे वैसे छोड़ो, यहाँ पे क्या किसको दिया गया, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अराउंड इसमें 22-23 ऐसे अलग से कुछ इस वाइल्ड लाइफ के, मतलब मेनली नॉट 22-23, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की बात की जाती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। और ये होता क्या, इसमें 22-23 स्पीसीज हैं जिनकी बात करी जाती है, और उसके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए ये अलग से काम करता है। क्योंकि देखो हर किसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड ये तो अलग से हैं, तो इनकी कंजर्वेशन के लिए तो अलग से सिस्टम है। बट अब कोई और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब टर्टल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या करोगे। सो दैट्स वाई वी हैव द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ठीक है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट भूपेंद्र यादव जी ने ये समिट जो है इसको इनॉग्रेट किया, और ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ हुई थी, इंडिया हैबिटेट सेंटर यहाँ पे। और इसमें था क्या, पार्टनरशिप फॉर द एक्सिलरेटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। तो बस पार्टनरशिप है, मेन इसका मकसद था पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये इतना याद रख लो, पार्टनरशिप की बात यहाँ पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में। इंडिया 2047 बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंट फ्यूचर, ये जो रिसेंटली देखो यहाँ पे इन्होंने खुद कुछ हाईलाइट नहीं किया, तो हम पूरा इग्नोर करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने ही हाईलाइट नहीं किया तो हम क्यों पढ़ें उसको। NGT का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट किसका हुआ है, NGT का हुआ है। NGT का नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो इन्होंने किया है, प्रेसिडेंट ने इसको इनॉग्रेट किया था। 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो NGT भी अपने हिसाब से कुछ भी कर रहा है इन सो फार एज द क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है एनवायरनमेंट पे, 2 दिन की हुई थी, दिल्ली में हुई थी। प्रेसिडेंट मैम जो हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। इसमें मेन जो हाईलाइट कॉन्फ्रेंस की जो की हाईलाइट थी एनवायरनमेंट का, फिर स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। तो NGT बेसिकली अवेयरनेस वगैरह के लिए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव की यहाँ पे बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखना 107वां नेशनल पार्क आया था, आप याद कर लो। 58वां टाइगर रिजर्व, 58th टाइगर रिजर्व इंडिया को मिला, माधव नेशनल पार्क। कूनो माधव आपने नाम सुना होगा, तो माधव नेशनल पार्क यहाँ पे जो है, तो वहीं पे माधव टाइगर रिजर्व हो गया है, 58th टाइगर रिजर्व हो गया है। तो अगर मध्य प्रदेश में जाओगे और मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व याद करने की कोशिश करोगे, तो उसमें ऐसे रहता है कि ये मध्य प्रदेश का अगर मान लो मैप है, ठीक, तो यहाँ ऐसे रहेगा PSSBPK, ठीक है, PSSBPK, यहाँ पे आपके फिर इस तरह से रहेंगे। तो ये आपका P से, यहाँ पे P से जो है वो रहेगा, फिर S से रहेगा ये इस तरह से रहता है, ठीक है।
ये आपका रहता है संजय टाइगर रिजर्व, एंड देन आपका यहाँ पे इस तरह से ये जो है मेन टाइगर रिजर्व है। बाकी फिर अलग अलग कूनो नेशनल पार्क और अलग अलग जो रहते हैं इधर उधर नेशनल पार्क रहते हैं। मेन जो कोर थे वो ये PSSBP के थे। तो ये सारी चीज़ें, नीचे वाले जो है पी के वो पेंच काना है, ऊपर जो है ये आपके बीच में जो है ये सतपुरा और बंधवगढ़ है SB वाला, और ऊपर जो है PS, इसमें दूसरा वाला तो संजय नेशनल पार्क है, सॉरी संजय टाइगर रिजर्व है। ये जो P है ये पन्ना है, ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से PSSBP के हैं, ये टाइगर रिजर्व भी हैं और नेशनल पार्क भी हैं। इस तरह से 6 तो ऐसे याद कर लिए। उसके बाद फिर 2-3 ऐसे हैं जो सिर्फ नेशनल पार्क हैं, ठीक है, जैसे कूनो था, कूनो नेशनल पार्क। इसके अलावा एक फॉजिल नेशनल पार्क है, उसमें 2-3 जगह फॉजिल रहते हैं, और एक उसकी कैपिटल जो है वन विहार नेशनल पार्क। इस तरह से 3 और हैं जो सिर्फ नेशनल पार्क हैं। बाकी PSSBP के क्या हैं, ये नेशनल पार्क भी हैं और वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी हैं। और अब माधव भी हो गया, तो कूनो माधव एक बोलते थे, तो माधव जो है वो टाइगर रिजर्व हो गया है। अब इसमें खास बात ये होती है, जब हम PSSBP के याद कर लेते हैं तो PS जो है ये आपके विंध्यास पे हैं और SP जो है वो सतपुरा पे हैं, दैट्स वाई इसका नाम भी सतपुरा है। तो ऐसे हमारा मैपिंग के बेस पे आप चीज़ों को याद कर सकते हो, नॉट रट नहीं रहे, समझ रहे हैं, मैपिंग के बेस पे, है ना। इसके अलावा शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ है, चंबल रीजन ये पड़ता है, और 3 टाइगर्स इंक्लूडिंग यहाँ पे कुछ ऐड करे गए, वो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है। माधव नेशनल पार्क की यहाँ पे बात याद रखनी है। 58th है, अभी थोड़ी देर पहले 107वां नेशनल पार्क देखा था, उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग में याद रखने की कोशिश करिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये IQ एयर करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है। लोकेशन 138 कंट्रीज में, ओनली 17% ऑफ द ग्लोबल सिटीज मैट दिस WHO एयर पॉल्यूशन गाइडलाइन, ठीक है। तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऐसा कह रही है, तो ये आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, कौन करता है ये याद रखना है। और इंडिया में क्या है, इंडिया जो है, इंडिया की बिरनी हाट करके सिटी है, इट इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ 2024। इंडिया जो है 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है 2024 में, इस रिपोर्ट के हिसाब से, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से 5वें नंबर पे है, ठीक है। और बिरनी हाट सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड ये सिटी है, क्या बोलते हैं इसको, मेट्रोपॉलिटन मोस्ट पॉल्यूटेड। और न्यू दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है, ठीक है। लेकिन डिटेल में फिर इसी ने एक कुछ और बोला, फिर कुछ और बोला, फिर इसने बाद में ये बोला जो कैपिटल चार्ट है, ठीक है, 5 तो हमने पढ़ी थी, उनमें से चार्ट भी एक है। तो चार्ट की कैपिटल ये है एंड जमेना, ठीक है, एंड जामेना जो भी है, जाने में ना जमेना जमाई जो भी है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये तो ऑफिशियल रैंकिंग के हिसाब से दिल्ली नहीं है, एन जमेना है। एन जमेना क्या है, एन जमेना न्यू दिल्ली के बाद है, लेकिन कुछ पॉइंट का अंतर है और वगैरह वगैरह। खुद ही इसने ये बोल दिया कि इंडिया मतलब दिल्ली सबसे ज़्यादा है, फिर बोला कि नहीं थोड़ा सा कम है। तो अब देख लेना एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से ये वाली चीज़ अगर आ जाए तो। इंडिया का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ बना है, आपका बिचौली हप्सी, ठीक है, बिचौली हप्सी, ठीक। तो ये सिंपल सा बस नाम याद रखना, बिचौली हप्सी क्या है, पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, ठीक है। इसके अलावा प्रकृति क्या है, एक तरह से नाम में ही आ रहा, फुल फॉर्म आएगा प्रमोटिंग रेजिलियंस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्स ऑफ इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। ये क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कार्बन मार्केट को लेकर न्यू दिल्ली में, ठीक है। कार्बन मार्केट्स को लेकर हुई है प्रकृति करके एक मीटिंग। XDG 2045 ये क्या है, मिनिस्टीरियल राउंड टेबल हुई है। XDG का समझोगे तो क्या होगा, ये राउंड टेबल है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की, और ये दुबई में हुई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इसको हुआ है, मतलब XDG मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हुई है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के अंदर, ये WGS की थी उसके अंदर ही हुई है। ये बात कर रही है कैपेसिटी बिल्डिंग की और फाइनेंसिंग की, मेनली यहाँ पे जो मिनिस्टर थे उन्होंने यही चीज़ की बोली। और अगर क्लाइमेट चेंज देखोगे तो यही 2 4 5 6 चीज़ों की बात होती है। ऐसे भी आता UPPCS मेंस में ऐसे भी आता है, तो यही 2 4 बात, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड देन स्किल डेवलपमेंट, और इसके अलावा आपका एडेप्टेशन मिटिगेशन, यही 5-6 पॉइंट में सारा क्लाइमेट चेंज निपट जाता है। तो उन्हीं की बात हुई है, वो नई चीज़ नहीं है, बस इतना रखना। XDG 2045 मिनिस्ट्री राउंड टेबल कहाँ हुई है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में, ठीक है। इसके अलावा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, मैंने पहले ही बता दिया कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट में मेनली आपका WMO है, और WMO ही यहाँ पे है। इसने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो 420 ppm है, बस देखो नाम भी 420 हो गया इसका, 420 ppm है, और ये बहुत ज़्यादा 150% कुछ बढ़ गया है। 420 ppm इतना काफ़ी है, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल पढ़ने कोई सेंस है नहीं पढ़ने का। यूनियन बजट, इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन क्या है, न्यूक्लियर जो हमारा अभी बजट आया था उसमें बहुत सारे मिशन थे, एंड वन
अपने पास न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए यहाँ पे बजट के अंदर 20,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ था फॉर योर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर के लिए न्यूक्लियर मिशन के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का हुआ था, और 5 इंडिजिनियसली ऑपरेशनल एसएमआर बनाने हैं बाई 2033। ये हमारा टारगेट है। टारगेट्स यूपीपीसीएस के फेवरेट एरिया है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि भाई एसएमआर कब तक बना है, 2033 तक। और कल जो करंट अफेयर, कल जो हमने साइंस एंड टेक पढ़ा था उसमें बहुत सारे मैंने टारगेट आपको बताए थे, वो सारे टारगेट आप रिकॉल कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको याद ही होंगे। 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट कैपेसिटी बनानी है बाई 2047। ठीक है, अभी अराउंड 8 गीगावाट है न्यूक्लियर का, 22 गीगावाट का कुछ अभी इमीडिएट टारगेट है, और 2047 का इतना टारगेट है। ठीक है, 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल वाला टारगेट है, वो भी 2030 तक करना है। IBCA ऑफिशियली आप फुल फ्लेज्ड ट्रीटी। तो IBCA जो है ना, ये 7 बिग कैट जो अलायंस है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो अब ये ट्रीटी हो गई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में हेडक्वार्टर है। और इसके आर्टिकल के तहत अभी रिसेंटली कुछ और कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, तो उसमें होता है ना कि कोई भी ट्रीटी आती है तो होता है कि इतने लोग कर लेंगे तब ये एप्लीकेबल, तब ये ट्रीटी मतलब हो जाएगी, इम्प्लीमेंटेड, इनएक्ट हो जाएगी। तो वो चीज़ अब हो गई है। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में, इतना याद रखना। UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई है? 2000, ये मतलब रोम में कंक्लूड हुई है। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यू इंटरनेशनल फंड हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी, UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, काली फंड यहाँ पे की बात है। काली फंड जो है उसमें डिजिटल सिक्वेंसिंग की भी बात है। मतलब हम जो जीनोम सिक्वेंसिंग और वो करते हैं, तो वहाँ पे डिजिटल सिक्वेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। ये UNDP के अंदर ये इस फंड को मैनेज करेगा। तो काली फंड जो है वो न्यूज़ में है। ठीक है, तो 16 ये जो हुई थी इसकी ये UN की जो CBD, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो COP16 कंक्लूडेड यहाँ पे हुई है, और इसी से रिलेटेड काली फंड यहाँ पे न्यूज़ में था। काली फंड है डिजिटल सीक्वेंस इनिशिएटिव और UNDP, और ये जो काली फंड है ये DSI याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट है। किसान कवच क्या है? ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था साइंस एंड टेक में। एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है फार्मर्स के लिए, ताकि, और ये ब्रिक इन स्टेम बेंगलोर ने बनाया है, ब्रिक इन स्टेम बेंगलोर ने। और ये क्या करेगा? वो पेस्टिसाइड वगैरह के फार्मर्स को बचाएगा कि वो कभी कभी उनको वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, डेथ भी हो जाती है एक्सट्रीम केसेस में, तो इसलिए उनको एक बॉडी सूट है, उसका नाम है किसान कवच। ग्लोबल वाटर मॉनिटर सर्वे 2024, ये आपका ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे कराया, और 2024 को हॉटेस्ट ईयर है। और ये हमने ऊपर भी देखा था, जब हमने देखा था कि 80% चांस है कि और इससे आगे निकल जाएगा। सरफेस वाटर जो है, ठीक है, ये सब इग्नोर करो। इसके अलावा एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, ये एनवायरमेंटल रिलीफ फंड है, मिनिस्ट्री के अंदर है, अमेंड किया है इसने पुराने 2008 के लॉ को। और ये अंडर किसके है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, उसके अंदर ये फंड है। अब क्वेश्चन याद रखना, ये वाला एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कुछ भी दे दे तो गलत होगा। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत ये फंड है, एनवायरमेंटल रिलीफ फंड, ये अमेंड किया गया है। हुआ क्या है? इसमें चीज़ों को सेंट्रलाइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बढ़ा है, और जो फंड मैनेजर है, पहले होता था यहाँ पे फंड मैनेजर दूसरा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, अब हो गया है CPCB 5 साल के लिए। तो यहाँ पे मेनली सेंट्रलाइजेशन और CPCBाइजेशन की बात हो रही है। CPCB आ गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है इन सो फार एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक फंड नोन एज एनवायरमेंटल रिलीफ फंड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये फंड है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 के अंतर्गत। इसके अलावा इंडिया 4th बाइएनियल अपडेट जो हुआ है विद रेस्पेक्ट टू UNFCCC, तो UNFCCC में क्या होता है? हम लोग को कम्युनिकेट करना होता है जो हमने अचीवमेंट वगैरह कर लिए हैं, तो उसी का बाइएनियल अपडेट 3rd जो है वो यहाँ पे देखने, 4th जो है वो देखने को मिला। ठीक है, सो इस तरह से ये चीज़ भी हो गई। इसके अलावा डेंस फॉरेस्ट की हम बात करेंगे, और नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल ये है कि डेंस जो फॉरेस्ट है वो क्रिएट किया जाएगा प्रयागराज में मियावाकी टेक्निक की हेल्प से। मियावाकी एक जापानीज टेक्निक है जहाँ पे क्या होता है कि फॉरेस्ट का जो है डेवलपमेंट किया जाता है, काफ़ी डेंस और अच्छा फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। तो महाकुंभ होने को था इस टाइम पे प्रयागराज में, और इस वजह से यहाँ पे जो कुंभ में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे महाकुंभ के अंदर, तो उनको यहाँ पे हवा अच्छी मिले और अच्छा प्योर एयर मिले, उनको ये चीज़ इंश्योर करने के लिए मियावाकी टेक्निक से यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलपमेंट की बात कही गई थी। इसके अलावा
अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स 2025 आए। तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स क्या है कि जब व्हीकल्स की लाइफ जो है ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उनके मतलब प्रोटेक्शन, उससे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और वो सारी चीज़ें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये रूल्स आए थे और ये अब एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये रूल जो है वो रेगुलेट करेंगे प्रॉपर हैंडलिंग को, प्रोसेसिंग को और डिस्पोजल ऑफ व्हीकल्स जब वो एंड ऑफ लाइफ पर आ जाते हैं। तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के मतलब उनको बेसिकली डिस्पोज प्रॉपरली करने के लिए ये रूल्स आए थे। यहाँ पे खास बात ये है कि ये जो रूल्स हैं एंड ऑफ लाइफ की बात करते हैं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ऑफ व्हीकल्स की बात करते हैं, बट व्हीकल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको ये रूल्स कवर नहीं करते, उनके लिए अलग से रूल्स बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैटरी है, तो बैटरी को ये कवर नहीं करते क्योंकि बैटरी के अलग से रूल्स हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। सिमिलरली प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अलग है। सिमिलरली वेस्ट टायर जो होता है और यूज्ड ऑयल होता है उसके लिए अलग रूल्स हैं टायर्स के लिए। और ई वेस्ट के लिए, यानी जो ई व्हीकल है उसके लिए वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है ई वेस्ट, उसका रूल्स अलग है। तो अगर कार है और ऑटोमोबाइल में कुछ इलेक्ट्रिक वाला कंपोनेंट है उसका ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अलग है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अलग है, टायर के लिए अलग है और बैटरी के लिए अलग है। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए, ये चीज़ें अलग से कवर होती हैं। COP 16 UNCCD की जो है वो हुई थी। UNCCD हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि 17 जून को आपका ये डिग्रेडेशन और ये वाला जो डे होता है वो मनाया जाता है, मतलब उसको इस तरह से माना जाता है। तो CCD की मीटिंग कहाँ हुई है? रियाद, सऊदी अरब में। और पहली बार हुआ है कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, जो मेना रीजन है, मेना रीजन में पहली बार UNCCD की मीटिंग हुई है, रियाद सऊदी अरब में हुई है, याद रखिएगा। COP 16 की हम बात कर रहे हैं। 17 जो है वो मंगोलिया में होगी 2026 में। ये ग्लोबल ड्रॉथ फ्रेमवर्क यहाँ पे एडवांस किया गया, ठीक है। इसके अलावा रियाद ग्लोबल ड्रॉथ फ्रेमवर्क पार्टनरशिप, यहाँ पे रेजिलियंस पार्टनरशिप हुई, 12.5 बिलियन का अनाउंस किया गया, जिसमें 10 बिलियन अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और ग्रेट ग्रीन वॉल के ऊपर यहाँ पे बात हुई। ग्रेट ग्रीन वॉल आपको पता है साहेल रीजन जो है नॉर्थ अफ्रीका का, वहाँ पे ये ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है और ये अलग अलग मॉरिटियना से लेके नाइजर, चाड, इस तरह से वहाँ पे अलग अलग बुर्किना फासो वगैरह, ऐसे पूरा एक जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट से नीचे की तरफ ना जाए, जो डेजर्ट एक्सपेंड ना हो, उसके लिए ये ग्रेट ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रॉथ रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी ये बनाई गई। इंटरनेशनल ड्रॉथ रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी ये अलायंस और ऑब्जर्वेटरी बन रहा है। तो इस तरह से इनिशिएटिव जो हैं, जो रियाद में आपकी UNCCD की मीटिंग हुई उससे रिलेटेड आपको पता रहना चाहिए। WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये कौन लाता है? WMO। ये ग्रीन, देखो मैंने पहले बता दिया कि क्लाइमेट चेंज है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है, या क्लाइमेट का कुछ मेजरमेंट है, या फिर ग्रीन हाउस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है? ग्रीन हाउस गैस से, तो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है, ये सब WMO ही लाता है। आपको एक साथ इनको याद रखना है। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि CO2 लेवल 420 ppm पहुंच गया है, जो अराउंड 150% हाई है पिछले बार के डेटा से वगैरह से, बट 420 ppm यू कैन रिमेंबर। इसके अलावा जो कीलिंग कर्व एक होता है, KEELING, कीलिंग कर्व क्या होता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ CO2 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम को नापता है, मेजर करने के लिए कीलिंग कर्व का यहाँ पे डायग्राम होता है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल। IUCN जो है पहला, यहाँ पे IUCN का पहला ग्लोबल ट्री असेसमेंट हुआ है, ठीक है, ग्लोबल ट्री असेसमेंट। तो IUCN अब ट्री में भी असेसमेंट कर रहा है, ग्लोबल ट्री असेसमेंट, और यहाँ पे बोला है कि 38% ऑफ द वर्ल्ड ट्री स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन के रिस्क पर हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कन्वेंशन ऑफ CBD की मीटिंग हुई है काली कोलंबिया में, तो वहाँ पे ये चीज़ निकल के सामने आई, ठीक है। तो पहला ग्लोबल ट्री असेसमेंट IUCN करेगा। कौन करेगा? ये चीज़ याद रखिएगा। UNEP का एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, अगर आप विजन IAS वगैरह पढ़ोगे तो ये न्यूज़ अभी हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, वहाँ सबसे पहले होती है। UN का एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन गैप है, मिशन गैप है, ये सब UNEP के हैं। एडेप्टेशन गैप क्या है कि अभी जो सिस्टम है, मतलब अभी कितना गैप अभी जो है और ऊपर कितना है। अगर 2 से 3 जो हमारा टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, या मैक्सिमम वर्स्ट केस में 2 डिग्री, तो उस तक को रोकने के लिए कितना एडेप्टेशन हमारा अभी है और कितना हमें ज़रूरत है, उस तरह का यहाँ पे चीज़ जो होती है उसको एडेप्टेशन गैप कहते हैं। और मेनली ये UNEP करता है। मेनली क्या मतलब UNEP की ही बॉडी है। और इसकी रिपोर्ट की जो थीम थी वो थी कम हेल एंड हाई वाटर, ये थीम याद रखना कि UNEP के एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की ये वाली चीज़ थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डेटा वगैरह है। फाइनेंस का गैप यहाँ पे बताया गया है कि 22 बिलियन 2021 में था, अब 28 बिलियन 2022 में है। इस तरह से डेटा वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डबलिंग एडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2025, ये ग्लोबल क्लाइमेट पैक्ट, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो हुई थी ग्लासगो की मीटिंग, तो डबल करने की बात हुई थी एडेप्टेशन फाइनेंस की, लेकिन अगर कर भी दिया तो 5% गैप कम होगा। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग इन सो फार एज द एडेप्टेशन इज कंसर्न, कि गैप जो है वो कितना है। तो अगर उतना कर दें तो भी 5% होगा। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ये कौन लाता है? ये आपका कोई प्राइवेट है, इसलिए ना इन्होंने हाईलाइट किया है ना हम पढ़ेंगे, ठीक है। गोल्डमैन इतना याद कर लो, गोल्डमैन सोनेफ्ट स्कूल ऑफ सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। थोड़ा देख लो अगर आ जाए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जब वही इंपॉर्टेंट नहीं तो हाईलाइट भी छोड़ो। इसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान 2024 से 30 तक इंडिया ने इसको लॉन्च किया अंडर COP 16, जो आपकी कोलंबिया काली में CVD की हुई थी। तो इसके तहत ये रख दिया, ये वहाँ पे लाया गया, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान। इसके अलावा वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट है। अब सिटीज़ जो होती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है, तो UN हैबिटाट यहाँ पे बॉडी है। सिटीज़ मतलब रहने वाली जगह, इसलिए UN हैबिटाट इज़ देयर। इसके अलावा इसका नाम जो है सिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन वाज द थीम ऑफ दिस रिपोर्ट। इतना ही आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। री इन्वेस्ट क्या है? री इन्वेस्ट एक समिट हुई थी। ये री इन्वेस्ट समिट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा है वो कराती है, और री इन्वेस्ट ये एक्सपो और मीटिंग एक तरह से रहती है। ये हुई कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार दिल्ली से बाहर हुई है ये री इन्वेस्ट की मीटिंग, और ये हुई कहाँ है? ये गांधीनगर गुजरात में हुई है, गांधीनगर गुजरात में हुई है री इन्वेस्ट 2024, ठीक। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव 2024, तो मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्राइव, ये मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम करके आया था, जहाँ पे बात करी गई थी कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ऑयल पाम वगैरह को लगाया जाए, एक्सपेंड किया जाए, ताकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, जो पैसा खर्च होता है वो कम हो। तो इसी वजह से उसी के तहत यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे 17 लाख जो ऑयल पाम की सैपलिंग्स हैं उनको यहाँ पे प्लांट किया गया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी जो है केवलादेव नेशनल पार्क में कंडक्ट कराया गया। केवलादेव नेशनल पार्क आपको पता है राजस्थान में है। टील कार्बन क्या होता है? अलग अलग तरह का कार्बन होता है। ब्लू कार्बन ऐसा कार्बन जो आपका मतलब जो वाटर बॉडी में एक तरह से कैप्चर होता है, उसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं। ग्रीन कार्बन जो फॉरेस्ट में होता है उसको हम ग्रीन कार्बन कहते हैं। टील कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो वेटलैंड के अंदर एक तरह से कार्बन कैप्चर्ड हो रखा है, ठीक है, क्योंकि वेटलैंड में कार्बन होता है, उसी कार्बन को हम टील कार्बन बोलते हैं। इन सो फार एज द मतलब एक तरह से वो रहता है ये नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स में किसने किया? एल करके सेंटर रहता है, एल सेंटर, यहाँ से ये एल यूनिवर्सिटी और ये सब करते हैं। पॉइंट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, ये 180 का यहाँ पे कंट्रीज रहती हैं, ठीक है। EPI स्कोर्स 180 कंट्रीज, और इंडिया की रैंक इसमें बहुत खराब दी जाती है। यहाँ पे देखोगे भी एस्टोनिया पहले नंबर पे है और इंडिया की 176 रैंक है, बहुत खराब रैंक है, मतलब नीचे बस 4 ही कंट्री हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। इसके अलावा यूनेस्को डेजिग्नेट 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व, तो इनमें इंडिया में कोई नहीं आया नया। पहली बार क्या हुआ, मतलब हुआ क्या यहाँ पे खास बात ये है कि ट्रांसनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व कहीं 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे डिक्लेयर हुए हैं, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स में और इटली स्लोवेनिया में, ठीक है। इटली स्लोवेनिया, और ये इटली स्लोवेनिया हमने तब भी पढ़ा था जब मैंने पहले वीडियो में इंटरनेशनल अफेयर्स के पहले जब लेक्चर लिया था इंटरनेशनल अफेयर्स का, तो वहाँ पे ये बताया था कि ये स्लोवेनिया इटली ये दोनों कैसी कंट्रीज हैं जो टच कर रही हैं मेडिटेरेनियन से, और बेल्जियम नेदरलैंड्स ऊपर टच करती हैं आपकी नॉर्थ सी को। तो इस तरह से आपको समझना है कि ऊपर एक ट्रांस बाउंड्री वाला है और एक नीचे है, ठीक है। बाकी इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 12 जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में आते हैं। ये सारा स्टैटिक है। अगर आपको इन पर निमोनिक और ट्रिक्स चाहिए हैं देन आई विल कंडक्ट द वीडियो, अदरवाइज वैसे तो आपने सब पढ़ाई रखा होगा ये सब, ठीक है। होशियार बच्चे हो काफ़ी, सब पता ही होगा ये सब। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी COP, ये UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दिस नवंबर इन बाकू। तो ये बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 से रिलेटेड यहाँ पे आपको इतनी सी चीज़ है। और न्यू क्लाइमेट क्वान्टिफाइड गोल NCQG, ये काफ़ी न्यूज़ में थे और ये आपको रहना चाहिए पता। इसके अलावा यहाँ पे और ख़ास बात क्या थी, यहाँ पे ये ट्रिपल वगैरह कर दिया गया था जो पैसा वैसा था, और यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट डायलॉग भी कंडक्ट कराया गया। न्यूज़ इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ हैं, तो इन कुछ को देखते हैं, बहुत थोड़ी सी हैं, 2 ही पेज में है। न्यूज़ इन शॉर्ट में क्या है, सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम इन इंडिया। तो ये इनिशिएटिव आया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, वो लेके आए ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। यहाँ पे MSME का रोल है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन में। मेनली वो मतलब मेन इतना याद रखना कि यहाँ पे ये चीज़ लाई गई, ये मिनिस्टर ये थे,
और रोल ऑफ एमएसएमई है इन डेवलपिंग द ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ ने लिंक किया फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी में। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ग्रीन जीडीपी और एक होता है ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, ऐसे ही कुछ कुछ स्टेट हैं जैसे उत्तराखंड वगैरह हैं, ये अपना लेके आए, उत्तराखंड हिमाचल कोई तो लेके आया था कुछ सालों पहले कि ग्रॉस एनवायरमेंटल या इकोसिस्टम हम निकालेंगे। जैसे जीडीपी होता है, जीडीपी क्या कैलकुलेट करता है कि एक साल में कितना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। ऐसे ही जीईपी जो होता है ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट, वो ये बताता है कि एक साल में कितनी इकोसिस्टम सर्विसेज और जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस हुए एक साल में। तो ये एक तरह से उस पर फोकस करता है कि इकोसिस्टम सर्विसेज और गुड्स क्या क्या मिले। जैसे एनवायरनमेंट से हमें अलग अलग इकोसिस्टम सर्विसेज और गुड्स मिलते हैं। सर्विसेज में जैसे टूरिज्म हो गया, या फॉर दैट मैटर आपका रिवर वगैरह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, एग्रीकल्चर में सपोर्ट मिल रहा है, तो इस तरह से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट होता है। और एक ग्रीन जीडीपी होता है। ग्रीन जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें से ग्रीन वाला जो चीज़, जो उस जीडीपी के चक्कर में जो भी हमारा समझ रहे हो कि नुकसान हुआ और जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रीन जीडीपी इस तरह से होता है। तो ग्रीन जीडीपी जो होता है वो मतलब उसमें नेगेटिव माइनस कर देते हैं जो भी हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा लिया ग्रीन जीडीपी मतलब जीडीपी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट कभी कभी एक दूसरे का अपोजिट जाते हैं। तो ग्रीन जीडीपी में जीडीपी माइनस जो भी नुकसान किया, तो नुकसान अगर ज़्यादा कर दोगे तो ग्रीन जीडीपी थोड़ी सी आएगी, निगेटिव आएगी या कम हो जाएगी। तो इसलिए ग्रीन जीडीपी वो मेजर करता है। लेकिन ग्रीन जीडीपी में हम एक तरह से नुकसान, एनवायरनमेंट का नुकसान पे फोकस कर रहे हैं, जबकि ग्रॉस इकोसिस्टम प्रोडक्ट में हम एनवायरनमेंट के फायदे या उसके सर्विसेज जो हमें दे रहा है अच्छी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। मतलब यहाँ उसके पॉजिटिव देख रहे हैं, यहाँ उसके निगेटिव जब हो चुका है, ये तो रिएक्टिव अप्रोच हो गया ग्रीन जीडीपी। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है कि क्या अंतर है, बट यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने लिंक किया फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी से। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रीन जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अलावा फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, ये पहले भी मैंने बताया कि पद्मजा नायडू जो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ये ऊपर एक न्यूज़ में बताया हुआ था किसी में, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बायो बैंक बन रहा है। जैसे ह्यूमन जीनोम का बायो बैंक कहाँ पे है, जो आपका ये आपका इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC में है। ऐसे ही सीड्स का होता है वो अलग है, ऐसे ही आपका वाइल्ड लाइफ का भी है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में। इसको बोला जा रहा है इसलिए फ्रोजन जू, क्योंकि फ्रोजन फॉर्म में जो बायोलॉजिकल जो वाइल्ड लाइफ है उसके यहाँ पे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वगैरह रखे जाएंगे। नैनो बबल टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में इस चीज़ को देखा गया और हेल्थ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स को प्रमोट करने के लिए इसको यूज़ किया गया। होता क्या है, नैनो बबल में ऐसा एक निगेटिव चार्ज बबल होता है, नैनो साइज का, माइक्रो से भी छोटा जो होता है उसको नैनो बोलते हैं, 50 से 200 नैनोमीटर का। ये क्या होगा, ये सारी जो इम्प्योरिटी है उसको खींच लेगा, कैप्चर कर लेगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन प्योरीफाई द वाटर रिसोर्सेज। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो गंगा की रिवर डॉल्फिन है उसका टैग हो रहा है, टैग किया जा रहा है उसको असम में। ठीक है, तो पहला ऐसा टैगिंग हो रहा है असम में। तो फर्स्ट ऑफ द टैगिंग टुक प्लेस इन असम वेयर अ हेल्दी दिस थिंग। तो गंगा जो आपका गंगा रिवर डॉल्फिन वाज टैग्ड इन असम। ठीक है, तो बस ये टैगिंग वाला काम यहाँ पे हो रहा है। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस पूसा न्यू दिल्ली में ये हुई थी, ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस की हाइलाइट्स यहाँ पे इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस के साथ मिलकर। ठीक, तो हुआ कहाँ है, बस इतना याद रखना, सोशल यही चीज़ यहाँ हुई है। ठीक, इसके अलावा इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अगेन इन्होंने कहाँ पे इसको किया है, ये आपका नबी नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, इनके हेल्प से ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर अगेन बायोनेस्ट ब्रिक नबी इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है क्या, इसमें एम्पावर किया जाएगा लोकल यूथ वुमेन सपोर्ट को इन सो फार एज स्टार्टअप वगैरह। इंक्यूबेशन का काम क्या होता है, स्टार्टअप वगैरह में सपोर्ट करना। तो ये है क्या, बायोनेस्ट वाला बायोलॉजिकल और एग्री फूड इनोवेशन में ये चीज़ हेल्प करेगी। तो ये चीज़ आपको ब्रिक नबी इंक्यूबेशन सेंटर, इसके बायोनेस्ट वाला। इसके अलावा इंडिया लॉन्चेस नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान, ये अपने ऊपर भी देखा था, इंडिया ने NBSAP यहाँ पे लॉन्च किया था, होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच को यूज़ करते हुए। वर्ल्ड का पहला CO2 टू मीथेनॉल प्लांट, ये कहाँ है, लॉन्च्ड बाई NTPC एट विद्यांचल। तो NTPC का जो विद्यांचल वाला फैसिलिटी है वहाँ पे क्या हुआ है, CO2 से मीथेनॉल का प्लांट बनाया जा रहा है। सिमिलरली एक हमने मीथेनॉल करके प्लांट जो कुछ देखा था न्यूज़, जो डेनमार्क में हुआ था, तो वो वाली चीज़ अलग थी। ये मीथेनॉल में CO2 टू मीथेनॉल पहला बनाया जा रहा है और ये दुनिया का पहला है, वर्ल्ड का पहला, तो इंपॉर्टेंट है। NTPC विद्यांचल इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा यहाँ पे क्या है,
देखो अगला क्या है, मोरमागांव पोर्ट है, कहाँ, मोरमागांव पोर्ट ऑन एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स। इसका क्या हुआ है रिसेंटली, मोरमागांव पोर्ट अथॉरिटी जो गोवा में है, मोरमागांव पोर्ट, तो पहला इंडियन पोर्ट बना है टू बी लिस्टेड इन एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स पोर्टल, ठीक है। और ये फॉर एमपीएज हरित श्रेय प्रोग्राम, ठीक। तो ये वाली चीज़ याद रखना, यहाँ पे एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स में इसको लाया गया है, और ये कीवर्ड 1 लाइन में याद रखिएगा। इसके अलावा बीबीएनजे एग्रीमेंट, बीबीएनजे क्या है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो होता क्या है कि आपको यूएन क्लॉज पता है, तो यूएन क्लॉज में 200 नॉटिकल माइल्स तक का तो हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद का हम किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, एंड दैट्स वाई उसका कोई रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होती, एंड दैट्स वाई बीबीएनजे जो है बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन एग्रीमेंट, ठीक है। ये वाली चीज़ है, एंड दिस लैंडमार्क डिसीजन, मतलब ये जो डिसीजन है ये यहाँ पे हो रहा है, और इसको हाई सी ट्रीटी भी बोला जाएगा, क्योंकि ये हाई सी की बात हो रही है, सी में जो हायर सी है, हायर मतलब आगे की, दूर की, उस तरह से। तो ये वाली चीज़ याद रखना, बीबीएनजे एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू हाई सी, और ये आपके यूएन क्लॉज को, अनक्लॉज जो पढ़ते हो यूएन क्लॉज, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। वर्ल्ड का पहला यहाँ पे थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है ही, थोरियम मोल्टन सॉल्ट ये चीज़ है, तो ये बनने जा रहा है वर्ल्ड का पहला सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, इज टू बी लॉन्च्ड इन गोबी डेजर्ट इन चाइना बाय 2025, ठीक है। तो चाइना में थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये अजीब सी एक न्यूज़ है जो आपको चाइना में देखने को मिल रही है, गोबी डेजर्ट चाइना में है, ठीक है। टकला मकान गोभी ये सब उसी तरह मिलता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट में पहले ही बता रहा था कि जब ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पढ़ा था तब हमने देखा था कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन थी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तब मैंने बताया था कि लेकिन अगर स्टेट लगा होगा तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन करेगा, एफएओ, ये मैंने पहले ही बताया था। तो वही चीज़ अब यहाँ आ गई है। यूनाइटेड नेशन ने, मतलब ये जो एफएओ है ये यूएन का है, और इसने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी, और इसमें यही बताया कि इंडिया रैंक 3rd फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट 2010 से लेके 20 तक, और नॉन डॉम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट है, बस मेनली 3rd रैंक इंडिया की है, इतना याद रख सकते हो। और रशिया, कनाडा, यूएस, ये जो कंट्रीज़ है ना, ये 54% ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट को कवर करती हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रशिया में है, फिर ब्राज़ील में है, फिर कनाडा में है, और फिर यूएसए और चाइना में। देखो यूएसए चाइना तो पता ही है ग्लोबल पावर अभी जो 1st और 2nd है, इसके पहले आरबीसी कर लो, रशिया, ब्राज़ील और कनाडा, ठीक। आरबीसी यूसी, आरबीसी यूसी, आरबीसी यूसी, ऐसे 3-4 बार पढ़ो, बोलो, याद हो जाएगा। और इसमें लॉजिक यही है कि जब ऊपर की तरफ देखोगे पोल के साइड तो वहाँ पे रशिया है, तो वो रहेगा, फिर ब्राज़ील है, फिर दूसरा पोल के साइड कनाडा है, फिर उसी के बगल में यूएस है, और फिर इस तरफ पोल मतलब ऊपर की साइड ही चाइना है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सारी बात है, और एक बस बात ब्राज़ील में चली गई क्योंकि वहाँ अमेज़ॉन है। तो इस तरह से आरबीसी यूसी करके यू कैन रिमेंबर द थिंग्स। बस इतना ही है। इसके बाद शॉर्ट न्यूज़ हैं, शॉर्ट न्यूज़ हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एनवायरनमेंट में हमने बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें देखी, और हमने ट्राई किया कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते जाएँ, जितना हो सके याद करते जाएँ। मैंने आपको बताया कि री इन्वेस्ट जो है पहली बार बाहर हो रहा है, गांधीनगर में गुजरात में हुआ है, ना कि आपका दिल्ली में। ये री इन्वेस्ट पहली बार बाहर हो रहा है। ऐसे ही मैंने ये बताया कि जो लायन जो है गिर फॉरेस्ट है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे, वहाँ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई थी, तो गुजरात में हमने ऐसे 2 चीज़ें पढ़ ली। ऐसे ही एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में गोवा में जाओगे गुजरात से तो आपको पता लगेगा कि इसको जोड़ दिया गया आपके मारमागांव पोर्ट जो है, मोरमागांव पोर्ट, उसको एनवायरमेंटल जो सिप इंडेक्स है उसमें ऐड किया गया। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करोगे तो यहाँ पे पाओगे कि इंडिया की रैंक 176 आउट ऑफ 180 है। केवलादेव नेशनल पार्क में टील कार्बन के ऊपर स्टडी हुई। वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट जो है यूएन हैबिटेट लेके आता है, जिसकी थीम थी सिटी एंड क्लाइमेट एक्शन। ऐसे ही जब बात करोगे मेगा ऑयल पाम प्रोडक्ट प्लांटेशन की, तो 17 लाख सैपलिंग दी गई थी, क्योंकि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल हमारा चल रहा है। इसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान जो है ये आपकी COP 16 के पैनल में देखने को मिलेगी। यूनेप का एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, ये यूनेप लेके आता है, और ये चीज़ आपको पता है। ग्लोबल ट्री असेसमेंट पहली बार यहाँ पे हो रहा है, IUCN कर रहा है। अगेन CBD जो हुई है काली वाली, काली में कोलंबिया में, और वहीं पर काली फंड आया था। काली फंड डिजिटल सिक्वेंसिंग की बात करता है। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स जो है ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गोल्डमैन वाली लेके आती है। इसके अलावा WMO जो है वो लेके आता है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, यही लेके आता है स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो रूल्स हैं, वो जो व्हीकल है उसको, पुराने व्हीकल को प्रॉपरली डिस्पोज वगैरह करने पे काम करेगा, लेकिन बैटरी, ई वेस्ट
और इसके अलावा आपका प्लास्टिक वेस्ट और आपका एक और जो रहता है टायर वाला वेस्ट, इन 4 चीज़ों को ये कवर नहीं करता है। COP16 जो UNCCD की है वो आपकी रियाद सऊदी अरब में हुई। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मेना रीजन में हुई है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ ये वाले रीजन में। अगली जो है मंगोलिया में होगी। और इसमें 2-3 चीज़ें आई निकल के सामने। एक तो ग्रीन वॉल के बारे में आया, एक ये फ्रेमवर्क की बात आई, ग्लोबल ड्रॉथ फ्रेमवर्क की बात आई, और एक ड्रॉथ रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी की बात आई। तो इड्रो और फ्रेमवर्क, इड्रो ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेमवर्क, इस तरह से चीज़ें थी। इसके ऊपर हमने सारी चीज़ें, ये आपका 4th रिपोर्ट आई, ग्लोबल वाटर मॉनिटर देखा, ठीक है। इसके अलावा हमने किसान कवच देखा कि वो एक बॉडी सूट है। इसके अलावा एनवायरमेंटल रिलीफ फंड जो है वो हमने बहुत ध्यान से देखा कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आता है, ना कि अलग किसी एक्ट में। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में 20,000 करोड़ दिए गए ताकि इंडिया के अंदर 2033 तक SMR जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है ऐसे 5 हम बना दें, इसलिए न्यूक्लियर मिशन आया है। इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। IBCA जो है वो 7 बिग कैट स्पीसीज को यहाँ पे करेगा और यहाँ पे दिल्ली जो है उसका हेडक्वार्टर बनेगा। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट मैंने बता दिया, WMO लेके आता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और बताई थी कि 420 ppm जो है वो देखने को मिला है कार्बन की कंसंट्रेशन। और मैंने ये भी बताया था कि वो चीज़ जो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन को देखा जाता है उसे कीलिंग कर्व बोलते हैं। प्रकृति मीटिंग हुई, XDG जो हुआ था वो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई थी, वहाँ पे ये XDG वाला मिनिस्टीरियल राउंड टेबल हुआ था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ ईयर, ये चीज़ आई। IQ ईयर जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट लाता है। इंडिया को 58वां टाइगर रिजर्व मिला था, माधव टाइगर रिजर्व, और 107वां नेशनल पार्क मिला था जिसका नाम था आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। इसके अलावा इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो देखने को मिला। NGT ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट कराई जिसका फोकस था एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव। इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। इंडिया का 2047 जो है वो यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर के बारे में हमने ये टारगेट देखा। नीति आयोग वगैरह यहाँ पे रोल प्ले कर रही हैं। इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन माइलस्टोन यहाँ पे कुछ अचीव हुए। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी और जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वो इसमें गए थे। और मेनली यहाँ पे पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट द सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इस तरीके की इसकी थीम थी। और ये हुई कहाँ थी, आपको इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। BRS की जो COP थी, तो मिस्टर BRS की निमोनिक बना के याद रखो। मिस्टर BRS का मतलब क्या है, मिस्टर इंडिया वाला BRS, मतलब विजिबल को इनविजिबल वाला कुछ कीवर्ड था। मेक विजिबल द इनविजिबल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट। तो मेकिंग विजिबल इनविजिबल, ये वाली विजिबल इनविजिबल वाली कहानी किसमें है, मिस्टर इंडिया में, मिस्टर BRS में। BRS मतलब बेसल रॉटरडैम स्टॉकहोम। स्नो लेपर्ड की सेंसस हुई और लायन की सेंसस हुई। अगेन वही वाली चीजें, 891 लिखो, यहाँ देखो बना हुआ भी है 789 लिखो। 89 के आगे 1 लिख दोगे तो ये लायन का नंबर हो जाएगा, और 789 में 718 कर दोगे तो ये स्नो लेपर्ड का नंबर हो जाएगा। 2/3 स्नो लेपर्ड आर इन योर कंट्री, इन योर लद्दाख रीजन, ठीक है। इस तरह से हमने ये चीज़ें पढ़ी। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा, ये फोरम ऑन फॉरेस्ट है। इसमें डेलीगेशन में सुशील कुमार अवस्थी गए थे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, तो आप इसको याद रखो। ये सेशन जो है आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे बताई थी। इसके अलावा ग्लोबल विंड रिपोर्ट है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है, तो यहाँ पे विंड में गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु हैं। और अगर पोटेंशियल की बात करी जाए तो गुजरात और तमिलनाडु हैं। इस तरह से ये वाली चीज़ हो गई। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो आपका नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग है उसके अंतर्गत बनाया जाएगा। यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क हैं, लेकिन इंडिया का एक भी नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं है। इसके अलावा CPCB ने क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का चेंज किया, जो एसेंशियल एनवायरमेंटल इंडस्ट्रीज हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें ब्लू वाला एक जोड़ दिया है। उसके पहले रोग तो पहले से था और रोग के बाद वाइट था, अब ब्लू भी आ गया, तो रोग, बर्ड बैंक, वाइट ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लो। ब्लू वाला है किसके लिए, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इस तरह से हमने देखा था। इंडिया का पहला हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी देख लिया था, और हमने इसके साथ ही ऊपर सारी चीज़ें देख ली थी। CCU जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन है, यहाँ पे सरापचू जो है, सरापचू क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व सबसे ज़्यादा बड़ा हिमाचल के लाहौल स्पीति रीजन में। ऑपरेशन ओलिविया ICG का था, ठीक है, और किसी का नहीं था। इसके अलावा ऑलिव रिडली के लिए था। एशियाटिक लाइन का समिट हमने देख लिया है। इसके अलावा WMO
होगा ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल रिपोर्ट, इसी में हमने देखा था कि 70-80 वाली कहानी थी। सागर में सम्मान मतलब वीमेन पार्टिसिपेशन इन द सागर इन द मैरीटाइम रीजन। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है उसमें हमने देखा था कि जर्क जो है वो यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलता है। GHG एमिशन, एनर्जी यूज, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट पॉलिसी। इसके अलावा ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? इसकी 3 बॉडी थी जो हमने बोला था, जर्मन कैन CI, जर्मन कैन सी। व्हाट जर्मन कैन सी? जर्मन वॉच है। सी कैन से कैन है यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और सी क्या है? CI है यानी वो कह रहा है कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है। इस तरह से हमने ये देखा था। रामसर साइड में हमने देखा कि 20 हैं, तमिलनाडु में और 10 हैं, यूपी में मेंस में 10 के बारे में पूछा गया था। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच में पहले ही बता चुका हूँ, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स का है। खींचन और मेनार, मेनार मेवाड़ से रिलेट करके उदयपुर से लगा दो, और खींचन जो है वो फलौड़ी नाम की जगह है राजस्थान में, दोनों राजस्थान में है, इसको याद कर लिया। और रिवाइज ग्रीन जो रिपोर्ट है, ग्रीन मिशन था, तो इंडिया का जो ग्रीन मिशन है वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का पार्ट है। रिसेंटली उसको रिवाइज किया गया। किस दिन रिवाइज किया गया? नेशनल 17 जून को, और ये जो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ है। इस तरह से हमने एक बार नीचे से ऊपर तक और एक बार ऊपर से नीचे तक एनवायरमेंटल अफेयर्स पूरा 2 बार रिवाइज कर लिया इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर PCS एग्जाम एंड RO ARO एग्जाम। थैंक यू सो मच। अपकमिंग वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा कि शॉर्ट न्यूज़ और UP न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू so much.